हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हैं तो सोर्स जो है आपका वो देखते हैं। अगर हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो मैंने कई बार बताया है कि इनके सोर्स, इनकी सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है वो जियोवानी बोकासियो के द डेकामेरॉन पे बेस्ड है, यानी ये जो इसका है वो ओरिजिनल सोर्स है जो कि इटालियन लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? बोकासियो के द्वारा। जो डेकामेरॉन है वो इटालियन लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन यहाँ से विलियम शेक्सपियर ने डायरेक्टली नहीं लिया है। उन्होंने यूज किया है जो विलियम पेंटर का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, यानी ये जो बोकासियो का डेकामेरॉन है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन विलियम पेंटर ने किया है। और किस नेम से किया है? द पैलेस ऑफ प्लीजर। ठीक है, और टाइटल दिया था, इनके वर्क का नाम था, तो ये उसका नाम है। तो पैलेस ऑफ प्लीजर जो है, विलियम पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लीजर से इन्होंने क्या किया है? इसका यूज किया है। तो ज्यादातर आपके एग्जाम में ये जो ओरिजिनल सोर्स है यही आता है कि जियोवानी बोकासियोस डेकामेरॉन, आप यहाँ पर टिक करोगे। और वहां पर कई बार आपसे पूछ लेता है कि कौन सी स्टोरी, तो ध्यान रखिएगा डे 3 यानी तीसरे दिन की जो 9वीं स्टोरी है वहां से इसको लिया गया है, वो उसका बेसिकली सोर्स बनता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। प्लस अगर कभी इंग्लिश वर्जन पूछा जाता है तो आप विलियम पेंटर का द पैलेस ऑफ प्लीजर याद रखेंगे। ठीक है, और उस स्टोरी का नाम क्या था? ये स्टोरी का नाम है, जो तीसरे दिन की 9वीं स्टोरी है, इस स्टोरी का नाम है गिलेटा ऑफ नॉर्बोना। ठीक, तो इतनी चीजें आपको सोर्स के लिए याद रखनी है बिल्कुल दिमाग में, क्योंकि सोर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल के जॉनरा की बात करें तो ये है आपका प्रॉब्लम प्ले के अंतर्गत आता है, कॉमेडी में प्रॉब्लम प्ले के अंतर्गत आता है। ये जो आपके बूस महोदय हैं, ठीक, इन्होंने क्या क्या है विलियम शेक्सपियर के प्लेस के लिए, ये जो टर्म है प्रॉब्लम प्ले, आपसे पूछा जाए प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है इसको किसने कॉइन किया है, तो आप ये याद रखोगे एफ एस बोस ने कॉइन किया है। और इन्होंने इनके 3 जो प्लेज हैं, 3 जो वर्क हैं, उसको इन्होंने क्या किया है? प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा है, जिनमें से एक ये है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल ये जो है ये प्रॉब्लम प्ले आता है। बाकी दो कौन से हैं ये आपका होमवर्क है, क्योंकि यही अगला दो जो है मैं आपको कराने वाली हूँ। इसके बाद ऑल्स वेल दैट एंड्स के बाद बाकी जो 2 प्रॉब्लम प्ले हैं उनको कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो तब तक कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको पता है विलियम शेक्सपियर के और 2 प्रॉब्लम प्लेज कौन से हैं। अब आइए सेटिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो सेटिंग है वो एक सेटिंग नहीं है, यानी एक जगह नहीं है, 3-4 जगह का यूज किया गया है। जैसे कि फ्रांस है, इटली है, तो फ्रांस में आपका पेरिस है और रोजिलियन है, फ्लोरेंस है, मार्सिलियस है। ठीक, तो इतनी जगह जो है वो प्ले की सेटिंग है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, जो काउंटेस जो बॉटम होता है वो कहाँ का होता है? वो काउंट ऑफ रोजेलियन होता है। ठीक, उसके बाद जो आपके किंग हैं वो कहाँ के हैं? फ्रांस के किंग हैं। तो सेटिंग जो है वो आप देखोगे चेंज होती रहती है इसमें, तो ये सेटिंग आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम अगला देखते हैं, द प्ले मूव्स। ये देखिए, द प्ले मूव्स बिटवीन रॉयल कोर्ट, यानी सेटिंग क्या है? आपको कोर्ट की सेटिंग दिखाई देगी, जो किंग ऑफ फ्रांस का कोर्ट है वहां पर, तो रॉयल कोर्ट में सेटिंग दिखाई देगी। प्लस जो मिलिट्री सेटिंग है, यानी जहां पर वो बॉटम लड़ाई करने के लिए जाता है, तो वहां की सेटिंग आपको दिखाई देगी। अगर रिटर्न डेट की बात करें तो जैसे कि आपको क्लियरली पता है कि विलियम शेक्सपियर की रिटर्न डेट पब्लिश रिटर्न डेट में क्या है, काफी ज्यादा जो है कंफ्यूजन है। कुछ बुक्स कुछ कहती हैं, कुछ बुक्स कुछ कहती हैं, तो आपको जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है उसको मानकर चलना है। बाकी रिटर्न डेट से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, पब्लिश डेट पूछे जाते हैं, रिटन डेट नहीं। ऐसा माना जाता है कि इसको हेमलेट लिखने के बाद ही, जस्ट आफ्टर, इन्होंने क्या किया था? लिखा था ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल को। ठीक है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है, स्कॉलर्स का मानना है कि 1604 टू 1605 में ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल जो है वो लिखा गया है। ठीक है, इनके जो लेट रोमांसेस हैं उनके पहले लिखा गया था। और इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आप देखो ये जो परफॉर्मेंस डेट है इससे हमें उतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना आपसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछता। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी 1603 के बाद अगर कोई भी प्ले परफॉर्म हुआ है विलियम शेक्सपियर का, तो वो किंग जेम्स फर्स्ट के सामने होगा, और इसके पहले की जितनी भी परफॉर्मेंस है वो एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने होंगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर पब्लिश डेट की बात करें तो वहां पर ईयर करेक्ट कर लीजिएगा जो उसमें परफॉर्मेंस डेट में। और अगर पब्लिश डेट की बात करें तो आपको पता ही है कि इनके जो प्लेज हैं वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे 1623 में। टोटल 37 प्ले हैं। कितने? 37 प्ले हैं टोटल, जिसमें से 36 प्लेज जो है वो पब्लिश हुए थे। एक प्लेज है आपका जो पेरिक्लेस है वो क्या हुआ था? नहीं पब्लिश हुआ था उसमें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 37 प्ले में से कौन सा एक प्ले है जो पब्लिश नहीं करवाया गया था, नहीं हुआ था, तो उसका नाम पेरिक्लेस है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये फाइनली जो है वो आपका इसी फॉर्म में आया था, यानी फोलियो फॉर्म में ही आया था। अब आइए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज अ प्ले रिटन बाय, किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जनरली क्लासिफाइड एज अ प्रॉब्लम प्ले। जैसे कि हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम प्ले बोलते हैं, यानी प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में ये आता है। दो इट
एंड्स विथ मैरिज एंड रिकॉन्सिलेशन, यानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि शादी हो जाएगी, लोग यूनाइट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या है, कॉमिक कन्वेंशन, द मॉरल एंड साइकोलॉजिकल इशू रेज्ड थ्रू आउट द प्ले प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग अ लाइट हार्टेड कॉमेडी की तरह देखा गया है। यानी यहाँ पर क्या है, जो आपको जो प्रॉब्लम्स दिखाई जाएंगी, जैसे कि सोशल स्टेटस के बारे में है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो दिखाया गया है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो लास्ट में भी आपको क्या है दिखेंगी, उन पे लास्ट में भी जिक्र होगा। लेकिन हालांकि क्या है इसका मतलब कि जो हीरो हीरोइन है वो क्या हो जाएंगे, लास्ट में यूनाइट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, द प्ले डील्स विथ लव, मैरिज, सोशल हायरार्की, जेंडर रोल्स, अथॉरिटी, डिसेप्शन एंड मोरल कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो जो प्ले है उसकी थीम यही है, क्योंकि उसमें क्या है, जो लड़की रहती है, जो प्ले की हीरोइन है, उस प्ले की हीरोइन जो है उसका नाम क्या है, हेलेना है। तो ये जो हेलेना है, हेलेना किसी और की प्ले की भी हीरोइन है, मैंने आपको बताया था, अभी कल या परसों ही पढ़ाया है। तो अगर आप चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हेलेना किस और प्ले की हीरोइन है। तो यहाँ पर क्या है, ये उससे लव करती है, लेकिन इसका सोशल स्टेटस बहुत डाउन है। ये उसके घर में एज अ सर्वेंट, एज अ उस तरीके से काम करती रहती है, उसकी माँ की देखभाल करती रहती है, ठीक, और वो प्यार करने लगती है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है, एक जो सोशल स्टेटस में बहुत हाई है, हायरार्की में बहुत ऊपर है, वो लड़का इसको एक्सेप्ट कर ले, तो वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसा इसका नॉलेज है, कुछ ऐसा काम है कि चीजें क्या है, बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो शेक्सपियर डेलिबरेटली अनसेटल्ड द ऑडियंस बाय मेकिंग द हीरोइन मॉरली स्ट्रांग। वही चीज मैंने बताया कि यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है, वो ऑडियंस को क्या है, वो इस तरह से डिलीवर करते हैं, दिखाते हैं कि जो हीरोइन है वो क्या है, वो मॉरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि वो सोशली इंफीरियर है, बहुत निचले तबके से आती है, लेकिन उसका मोरल जो है वो काफी ज्यादा हाई है। और वहीं पर क्या है, जो हीरो है वो सोशली सुपीरियर है, वो समाज में उच्च स्थिति को रखता है, लेकिन मॉरली वीक है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि ये शादी इसकी हो गई है, उसके बावजूद भी ये जो उसकी लड़की है, विडो की लड़की है डायना, उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो ये लड़की है, ये क्या है, ये मोरली बहुत स्ट्रांग बताई गई है, यहाँ पर दिखाई गई है। ये बोलती है कि अगर मुझे बॉयटम मिला तो ठीक है, अदरवाइज मेरी लाइफ में फिर उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो एक कंट्रास्ट है आपको वो दिखाया गया है। ठीक है, ये कंट्रास्ट जो है वो आपको शो किया गया है। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे मेजर कैरेक्टर्स आ सकते हैं, मतलब आए हैं। तो सबसे पहले हेलेना है। हेलेना कौन है, डॉटर ऑफ पुअर बट फेमस फिजिशियन है, इंटेलिजेंट है, डिटरमाइंड है, वर्चुअस है। ठीक है, हेलेना जो है, और यही इसके पिता की द्वारा जो दी गई नॉलेज है, जो इसके पिता फिजिशियन थे, वही ज्ञान इसके पास भी है। वही ज्ञान की वजह से, उसी नॉलेज की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से, अपने डिटर्मिनेशन की वजह से इसकी जो लाइफ है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और जो हीरो है उसका नाम है बर्टम। बर्टम जो है वो काउंट ऑफ रोजिलियन है, बहुत ही प्राउड है, इमेच्योर है एंड क्लास कॉन्शियस नोबलमैन है। यानी उसका मानना है कि अगर मैं ऊंचे तबके से हूँ, यानी सोसाइटी में मेरा जो एक ओहदा है वो ऊंचाई का है, मैं बहुत ऊंचे स्तर पर हूँ, तो मैं कैसे नीचे स्तर की लड़की से जो है वो प्यार कर सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो ये दिखा रहा है, लेकिन जब बात मॉरल होने की होती है, जब बात फिजिकल होने की होती है, तब इसका जो जितने भी पैरामीटर हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं। उस समय नहीं सोचता ये कि मैं हाई स्टेटस से हूँ तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। तो ये काम उसके जो है उसके मतलब कि बीच का रोड़ा नहीं बनता। यानी कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें, जो चीज़ आपको सोसाइटी में सामने से नहीं दिख रही है, वहां पर आप कितनी भी गलती करते हो और अपने आप को क्या दिखाते हो, आप बेहतर दिखाते हो। ये क्या करता है, अपने आप को प्राउड फील कराता है, बहुत ही मानता है कि मैं कैसा हूँ, बहुत ही ज्यादा रिच हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर किंग ऑफ फ्रांस की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी हैं। इनकी जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी फिगर है, ये मॉरल एंड पॉलिटिकल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नेचर में अच्छे दिखाए गए हैं। काउंटेस ऑफ रोजलिन की बात करें तो काउंटेस ऑफ रोजलिन वो हैं जो बर्टम की मदर हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, कंपैसिनेट है एंड मोरल गाइड भी हैं। ये क्या करती हैं, इनकी जो देखभाल करती रहती है हेलेना, वही तो इनकी होने वाली क्या कहते हैं, बहू है ना। तो ये इनके मन में जनरली क्या है, लड़का आप देखोगे सोसाइटी में जो बॉय है वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है लड़की को। प्रॉब्लम उसके मदर फादर की तरफ से आती है कि ये जो सोशल स्टेटस की बात है, जो कास्ट की बात है, ये सारी चीजें घर वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्ले में ये दिखाया गया है कि यहाँ पर इस बॉय को ही प्रॉब्लम होती है, बल्कि उसकी मदर को इन चीजों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसकी मदर बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। उसकी मदर जो है वो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होती है, और ये अपने बेटे को भी कहती है और इसको भी गाइड करती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसकी जो मदर है, इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो इसमें आपको पैरोल्स दिखाई देता है, जो कि क्या है, आपका बर्ट्रम्स कंपेनियन है। ये क्या करता है, फुल टाइम जो है बर्ट्रम के साथ रहता है, इधर उधर की बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, फॉल्स ऑनर अपना दिखाता है, बोस्टफुल है, कावर्डिस है, बहुत बड़ी बातें करेगा, जैसे लगेगा कि अभी तो ये क्या ही कर देगा, मतलब कितने बड़े बड़े काम कर देगा, कितने बड़े कारनामे कर देगा। लेकिन जब बात आती है सच्चाई सामने खड़ी होने की तो ये बहुत ज्यादा डरपोक साबित होता है। ठीक है, उसके बाद लेफ्यू है, जो लेफ्यू है वो क्या है, वो आपका
ओल्ड लॉर्ड है फ्रेंच कोर्ट में। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, फ्रेंच कोर्ट में है। आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए वहाँ पर रोजलिन देगा नहीं, तो ये कहाँ का है, रोजलियन का नहीं है, बल्कि ये फ्रेंच कोर्ट का क्या है, लॉर्ड है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका लवाचे, ये क्लाउन है, एंड क्लाउन है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, कई बार क्या जो इस तरह के आपके प्रॉब्लम प्ले हैं या इस तरह के प्लेस हैं, अगर वहाँ से कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो जनरली जो है वो आपके फेमस कैरेक्टर उठाए जाएंगे, या फिर आपका जो है कोई ऐसा मेजर या विटी कैरेक्टर है जिसकी लाइन्स बहुत पॉपुलर है वो पिक किया जा सकता है, या फिर जो क्लाउन है, स्पेशली जो फूल होते हैं या क्लाउन होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनके नेम पूछे जाते हैं। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का जो क्लाउन है, जो फूल है, वो कौन है, लवाचे है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, काउंटेस हाउस होल्ड है, वहां पर ये फूल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो मैरियना दिखाई देती है। ठीक, मैरियना, ये जो मैरियना है ये आपका नेक्स्ट कैरेक्टर है। उसके बाद आगे चलते हैं, डायना है, ये कौन है, डॉटर ऑफ द विडो ऑफ फ्लोरेंस, यानी ये क्या है, फ्लोरेंस की जो विडो हैं, जिनकी क्या है, मतलब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उनकी बेटी है। एंड विडो ऑफ फ्लोरेंस जो है ये डायना की मदर है। ठीक, ये विडो ऑफ फ्लोरेंस कौन है, डायना की मदर है, और डायना इनकी जो है वो बेटी होती है। ठीक, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको कुछ जो फ्रेंच लॉर्ड्स हैं वो दिखाई देते हैं, है ना, फ्रेंच लॉर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, और आपके सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जेंटलमैन्स दिखाई देते हैं, सर्वेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक, यहाँ पर एक घोस्ट का भी कैरेक्टर है तो प्रोबेबली आगे आएगा, शायद मैं देख लेती हूँ। नहीं, समरी आ गई, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ घोस्ट का कैरेक्टर। आप नाम लिख लीजिए, एक घोस्ट का कैरेक्टर भी है यहाँ पर। ठीक है, हेलेना के फादर का नाम आपसे मान लीजिए पूछा जाए, वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप जानते रहिए, जैरेन डी नॉर्बोनी। क्या नाम है, जैरेन डी नॉर्बोनी, जिनकी की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, ये डेड हो चुके हैं, डाइड हैं, ये मर चुके हैं। ठीक, ये हेलेना के फादर होते हैं। और एक और कैरेक्टर आप याद रखोगे, ये फिजिशियन होते हैं, जो कि क्या है, एक तो आपने ये जो क्या कहते हैं कि घोस्ट है, उसका नाम आप याद रख लीजिए, वॉयलेंटा। क्या नाम है, वॉयलेंटा। ये क्या होता है, ये होस्ट होता है, घोस्ट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो ये मरीना इसका नाम है, मैरियना नहीं है एक्चुअली, मरीना इसका नाम है। ये क्या है, नेबर ऑफ कैपुलेट होती है। ठीक, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। उसके बाद ये वैसे भी लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो ये कभी भी पूछा नहीं जाएगा आपसे, जनरली आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, तो इसको आप कट करके आगे बढ़िए। अब आइए हम चलते हैं समरी पे। ठीक है, समरी को अब हम कवर करते हैं। आइए चलिए चलते हैं एक्ट 1 की समरी पे, जहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। द प्ले ओपन्स एट रोजिलियन। रोजिलियन में आपको प्ले जो है वो ओपन होता है, जहां पर बातचीत चल रही है, वेयर द काउंटेस मॉर्न द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, अपने हस्बैंड की डेथ पर मॉर्न कर रही हैं, और उनका जो बेटा है बर्टरम, वो क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है जाने के लिए फ्रेंच कोर्ट अंडर द किंग्स पैट्रोनेज। किंग्स पैट्रोनेज के अंडर में वो फ्रेंच कोर्ट में सैनिक है, वहाँ पर जाने के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। और उसकी जो माँ है वो अपने हस्बैंड के मतलब कि मर जाने पर क्या कर रही है, दुख व्यक्त कर रही है, दुखी है। और वहीं पर आगे ये लोग बात भी करेंगे। ये जो हेलेना है, द डॉटर ऑफ द रिनाउंड फिजिशियन, लिव्स इन काउंटेस हाउस होल्ड, यानी उन्हीं के घर में रहती है ये हेलेना, जो कि आपकी हीरोइन है प्ले की, वो उन्हीं के घर में रहती है। एंड शी इज सीक्रेटली इन लव विद बर्टम। वो क्या करती है, बर्टम को प्यार करती है, लेकिन बर्टम को उसने इस बारे में बताया नहीं है, बट सफर साइलेंटली, क्योंकि वो चुपचाप प्यार करती है, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि मैं नीचे तबके से बिलोंग करती हूँ, लो स्टेटस से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके मन में क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ें क्या करती है, वो डिस्क्लोज नहीं करती है। उसको देख करके क्या करती है, वो बस खुश होती रहती है और अपना सीक्रेटली लव करती रहती है। एंड शी इज सोशली इन्फीरियर। बर्टरम सीज हर एज अनवर्दी ऑफ मैरिज। वो बर्टरम को क्या है, मतलब बर्टरम बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही प्राउड है, एरोगेंट है, उसको अपने स्टेटस का बहुत ही फर्क पड़ता है, तो वो इसको प्यार नहीं करेगा। वो इस बात को जानती है, यानी उसकी सोच से, इस बात से वो अवगत है। अब यहाँ पर जो है हेलेना की सोलिलोक्वी है, उससे रिवील होता है उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट, कि किस तरह से वो अपने लव एंड मॉडेस्टी के बीच में जो है वो खड़ी है। ठीक, किस तरह से उसको आगे क्या करना है, तो उसके अंदर बहुत सारा इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इन चीज़ों को लेकर चल रहा है। दो डीपली इन लव शी फील्स रिस्ट्रेन्ड बाय सोशल कनेक्शंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि कहानी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आप देखोगे कि इंट्रोड्यूस यहाँ पर जो है आपको एक्ट 1 में विलियम शेक्सपियर ने सोशल हायरार्की जो है वो आपको दिखाई है, बताया है कि किस तरह से जो समाज में ऊंचे नीचे तबके की जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, मायने रखती हैं, स्टिल अभी भी वर्थ इट होती हैं। तो उनके बारे में आपको सोशल हायरार्की जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। हेलेना का जो इमोशनल डेप्थ है
कि हेनेला जो है वो किस तरह से चीज़ें अपने मन में रखकर उससे लव कर रही है और हर चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रही है, तो ये भी आपको दिखाया गया है। और यहाँ पर जो बर्ट्रम का इंडिफरेंस है वो भी दिखाया गया है कि किस तरह बर्ट्रम जो है उसका बिहेवियर कैसा है, कैसे वो इन चीज़ों पे विश्वास रखता है कि हाई सोसाइटी लो सोसाइटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, द किंग ऑफ फ्रांस इज सफरिंग फ्रॉम अ फैटल इलनेस। जो किंग ऑफ फ्रांस है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया है। तो क्या होता है, हेलेना जो है ट्रेवल्स पेरिस कॉन्फाइंड इन हर लेट फादर्स मेडिकल नॉलेज। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हेलेना है, एक्चुअली इन लोगों में बातचीत चल रही थी, तो हेलेना ने ये बातें सुनी थी कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और बर्ट्रम क्योंकि चला ही गया है इनके पास, जो किंग ऑफ फ्रांस है इनके पास चला गया है, जैसे कि आपने एक्ट 1 में देखा था। तो ये क्या कर रहा था, जा रहा था, तो ये हेलेना जो है वो अपने मरे हुए पिता के चिकित्सीय ज्ञान पर भरोसा करते हुए क्या करती है, उसके पीछे पीछे, बर्ट्रम के पीछे पीछे, क्योंकि बर्ट्रम भी फ्रांस ही गया हुआ है, तो ये एक तो सोचती है कि उसके पास चली जाएगी, दूसरा सोचती है कि ये जो किंग है उनको ये बचा सकती है क्योंकि उसके पास नॉलेज है मेडिसिन का। तो ये क्या करती है, बर्ट्रम के पीछे पीछे क्या करती है, पेरिस चली जाती है। एंड डिस्पाइट यहाँ पर क्या होता है, इनिशियल स्पेक्टिकल, हेलेना सक्सेसफुली क्योर द किंग। हेलेना क्या करती है, शुरुआत में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा संदेह वगैरह किया जाता है, लोग बोलते हैं कि ये चमत्कार जादू ये सब चीज़ें क्या कर सकती हैं। तो हेलेना जवाब देती है कि कई बार क्या होता है, बड़े बड़े जो चीज़, बड़े बड़े लोग जो है वो फेल हो जाते हैं और छोटी सी चीज़, छोटा सा जादू, जो छोटा सा चमत्कार है वो वर्क कर देता है। तो यहाँ पर इन लोगों के बीच में ये चीज़ बातचीत होती है। राजा कहते हैं कि अगर तुम्हारी दवा से आराम नहीं हुआ तो वो कहती है कि अगर मेरी दवा से आराम नहीं हुआ तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मुझे बस आप 48 घंटे दे दीजिए। तो महज 48 घंटों में उनको क्या करती है, क्योर करवा देती है, आराम करवा देती है। और राजा ने कहा था अगर तुमने मेरी जो जान है वो बचा ली, यानी मेरी बीमारी अगर तुमने ठीक कर दी, तो यहाँ पर कोर्ट में बैठे हुए जितने भी पुरुष हैं, जितने भी नोबल पुरुष हैं, अगर इनमें से तुम जिससे भी बोलोगी, जिसके ऊपर फिंगर रख दोगी, उससे क्या हो जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। और यहाँ पर ये क्या करती है, ये जो है वो क्या करती है, क्योर कर लेती है, महज 48 घंटे में ही इनको सफलता को पूरा पूरा ठीक कर देती है। और जो ग्रेटफुल जो किंग है, यानी कि जो राजा है, वो बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हो जाते हैं और राजा उसे एक पुरस्कार देते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम क्या करो, किसी भी कोर्ट में से किसी भी एक व्यक्ति को क्या कर सकती हो, अपना हस्बैंड चूज कर सकती हो और तुम जिसको बोलोगी उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब यहाँ पर उसने अपना दिमाग लगाया, यही बताया गया था कि जो हेलेना है वो मोरली बहुत स्ट्रांग है और वो क्या करती है, अपना मतलब कि जिसे बोलते हैं वैल्यू घटाने की बजाय वो दिमाग लगाकर चीज़ों को प्राप्त करती है। यहाँ पर हेलेना क्या करती है, बर्ट्रम को चूज करती है। वो बोलती है कि मैं बर्ट्रम से शादी करना चाहती हूँ। ये बर्ट्रम ये सुनते ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, ह्यूमिलेटेड हो जाता है। उसको लगता है कि ये क्या बकवास कर रही है, ये मेरे घर की नौकरानी और मुझसे जो है बहुत ही ज़्यादा मुझसे शादी करने की तैयार हो रही है। और ये बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करता है कि इतने भरे पूरे कोर्ट में ये मेरा नाम ले रही है। यद्यपि क्या होता है कि वो किंग को ओबे करता है, क्योंकि वो उन्हीं के अंडर में काम कर रहा है, तो वो मना भी कैसे कर सकता है। हालांकि स्टार्टिंग में क्या है, इमीडिएटली जब वो सुनता है तो वो रिजेक्ट करता है, वो मना करता है कि देखिए ये मेरे घर में काम करने वाली है और मुझसे स्टेटस में बहुत नीचे है, तो मैं इसको क्या हूँ, मैं इससे शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो किंग है वो बोलते हैं कि अगर तुम सिर्फ सोशल स्टेटस की ही बात कर रहे हो, ये स्टेटमेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में देखना आएगी, पूछी भी जा सकती है। तो यहाँ पर जो किंग है ना, वो बोलते हैं अगर तुम सोशल स्टेटस की ही बात करते रहो तो मुझे बस चंद मिनट लगेंगे इसका सोशल स्टेटस हाई करने में, यानी कि मैं राजा हूँ और मैं जो चाहूँ उसे वो पदवी दे सकता हूँ अपने यहाँ पर। तो ऑब्वियसली इसका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तुमसे भी हाई हो सकता है। तो तुम अगर सोशल स्टेटस की ही कारण केवल इसको ना कह रहे हो तो फिर उसको उसकी बात माननी पड़ती है और क्या होती है, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो ये इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो उसके साथ ही रिफ्यूज टू कंज्यूमेट द मैरिज एंड escape to the वॉर इन इटली। अब क्या हो रहा होता है, वो उसको उस विवाह को पूर्ण करने से इनकार कर देता है, वो मना कर देता है कि मैं इस मैरिज को नहीं मानता हूँ उससे। और उसके लिए कुछ आप देखोगे बाद में लेटर भी लिख कर जाता है। तो वो क्या करता है, वो इटली में जो वॉर हो रहा है वहां पर चला जाता है। ठीक है, इटली में वॉर हो रहा है, उसे वहां जाना था तो वहां पर वो चला जाता है। और जब वो जाता है तो बर्टम सेट्स टू इम्पॉसिबल कंडीशन फॉर हेलेना। अब वो क्या करता है, हेलेना के लिए लेटर लिखता है और लेटर में 2 कंडीशन वो लिख देता है कि देखो, अगर ऐसा ऐसा तुम कर लेती हो, यानी तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा अगर हो जाता है तो फिर तुम मेरी वाइफ हो, तब मैं तुम्हें वाइफ का दर्जा दे सकता हूँ, तब मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानूंगा, अदरवाइज नहीं। और वो दोनों ही कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड होती है कि वो बोलता है शी मस्ट ऑब्टेन हिज एंसिस्ट्रल रिंग, यानी जो उसकी खानदानी रिंग है, जो कि एक उसके औहदे की, उसकी पहचान की आप कह सकते हो पहचान है, वो रिंग पुरखों की क्या कहते हैं कि वो है, निशानी है। तो वो बोलता है कि अगर तुम इस रिंग को, यानी जो ये मेरी रिंग है जो मैंने पहन रखी है, इस रिंग को अगर तुम, ये जो मेरी खानदानी अंगूठी, अगर तुम इसे प्राप्त कर लेती हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर तुम अपने जन्मे बच्चे को, मतलब कि उसे अपने बच्चे को जन्म देना होगा, यानी उसके पेट में
यानी हेलेना के पेट में क्या है, बर्ट्रम का बच्चा होना चाहिए, वो दूसरी कंडीशन ये रखता है। अब आप बताइए हाउ इज इट पॉसिबल, ये चला जा रहा है, ये शादी को वेरीफाई नहीं कर रहा है, और तो ये दोनों कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है। तो ये लिख करके क्या करता है, वो चला जाता है इटली में। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको दिखाया जाता है कि जो मैरिज इज इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी, ये आपके साथ दिखा, मतलब ये आपको मॉरल मिलता है यहाँ से एक्ट 2 से। उसके बाद जो बर्टम का क्लास प्राइड है वो दिखाया जाता है कि बर्टम को अपने क्लास के ऊपर, अपनी स्टेटस के ऊपर कितना ज्यादा घमंड है। और यहाँ पर जो हेलेना है गेन्स लीगल, वो उन चीज़ों को पा तो लेती है। यानी अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो तो आप उससे ज़बरदस्ती मैरिज कर सकते हो, आप उसको पा सकते हो, मतलब कि आप उसको लीगली पा सकते हो, लेकिन इमोशनली आपकी विक्ट्री नहीं होती जब तक कि वो इंसान ना चाहे। जब तक कि बर्ट्रम नहीं चाहेगा तब तक वो उसकी वाइफ उसके दिल से कभी भी नहीं बन सकती। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि उसकी इमोशनल विक्ट्री तो नहीं होती है, हालांकि वो लीगली जीत जाती है, लीगली उसकी वाइफ बन जाती है। अब एक्ट 3 में आते हैं। एक्ट 3 में क्या होता है, जो हेलेना है बिलीव्स हर सेल्फ टू बी द काज ऑफ बर्ट्रम हैप्पीनेस। अब उसको क्या लगता है, क्योंकि अब उसके पास क्या रास्ता है, उसके सामने तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी कंडीशन है कि वो कैसे ही बर्ट्रम की बच्चे की माँ बन सकती है, जबकि बर्ट्रम जो है उसे छोड़ दिया है, उसके पास यहाँ पर है भी नहीं, इटली चला गया है और उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। और कैसे उसकी खानदानी अंगूठी, क्योंकि कोई भी अपनी खानदानी अंगूठी किसे देगा, जो उसका बहुत ज्यादा चाहने वाला होगा उसे ही तो देगा ना। तो दोनों ही कंडीशन नहीं हो सकती। तो हेलेना जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। हेलेना को लग रहा है कि जो बर्ट्रम के लाइफ में अनहैप्पीनेस है उसकी वजह मैं हूँ। वो क्या करती है, लीव फ्रांस, वो फ्रांस से क्या करती है, चली जाती है एंड स्प्रेड्स अ फॉल्स रिपोर्ट ऑफ हर डर। और वो क्या करती है, झूठी कहानी रच देती है। और झूठी कहानी ये रचती है, वो बोलती है कि जब वहां पर जाती है तो वो उसकी माँ से बोलती है कि आप देखिए, आप मतलब सबको ये बताइएगा कि मेरी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। हालांकि वो जिंदा होती है, लेकिन वो क्या करती है, वो बर्ट्रम तक ये न्यूज़ पहुंचवा देती है कि इसकी डेथ हो गई है। अब उसकी माँ भी उससे, अपने बेटे से बोलती है कि देखो बेटा, तुम्हारी जो वाइफ थी जो कि तुम्हें पसंद नहीं थी, हेलेना, उसकी डेथ हो गई है, तो अब तुम क्या कर सकते हो, घर आ सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरेंस की सीन है। तो यहाँ पर जो बर्ट्रम है, बर्ट्रम कोर्ट्स डायना। यहाँ पर क्या है, जो बर्ट्रम है वो डायना नाम की एक नेक चरित्र वाली युवती से प्रेम निवेदन करता है। ये जो डायना है, ये डायना कौन है, वो वही जो विडो होती है, जो विडो होती है उसी की बेटी होती है। ये कैरेक्टर में बहुत अच्छी होती है, हालांकि ये एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन ये क्या करता है, ये उसको फोर्स करता है। वो उसको बोलता है किसके लिए, क्या कहते हैं कि प्रेम निवेदन उससे करता है, लेकिन जो डायना है वो रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्ट हिज एडवांस, बट इज इवेंचुअली प्रिसर्ड बाई बर्ट्रम्स फॉल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, वो मना तो कर देती है, लेकिन जो डायना है उसके प्रस्तावों का विरोध करती है, लेकिन अंततः बर्ट्रम के झूठे वादों से प्रभावित होकर उसको मान जाना पड़ता है। वो मान जाती है, बर्ट्रम ऐसे ऐसे उससे प्रॉमिस करता है, इस तरीके से फंसाता है कि डायना मान जाती है, जो कि हालांकि बहुत गुड कैरेक्टर गर्ल होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हेलेना है वो उसके पीछे फ्लोरेंस आ जाती है। इधर तो उसने कहानी ये बता दी है सबको कि उसकी डेथ हो गई है, अब सबको विश्वास हो गया है कि हेलेना मर गई है। और ये क्या करती है, ये पीछे पीछे फ्लोरेंस चली जाती है इटली में, जहां पर ऑलरेडी वो है, वो लड़का है, बर्ट्रम है, इसका हस्बैंड है, वो वहां पर चली जाती है। और वो क्या करती है, जो प्लान है अपना, रिवील्स हर प्लान टू विडो एंड डायना। जो डायना और विडो है, वो जो भी अपने दिमाग में प्लान बना रही है वो इन दोनों लोगों को बताती है। शी प्रपोजेज द बेड ट्रिक। वो क्या बोलती है, बेड ट्रिक के लिए प्रपोज करती है, मतलब दिमाग में सारे जो भी उसके दिमाग में आइडिया चल रहे हैं वो करती है। वो बिस्तर पर चाल चलने का प्रस्ताव रखती है, जिसके तहत वह रात के दौरान चुपके से डायना की जगह ले लेगी। वो उससे बोलती है कि देखो तुम ऐसा ऐसा करो, अगर बर्ट्रम तुम्हें बोलेगा, तुम जो है इसके लिए हाँ कर देना, लेकिन तुम नहीं जाओगी, तुम चिंता मत करो इस बात की, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूं तो मैं जा सकती हूँ, तो तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, ये जो बर्ट्रम है वो अनलोइंगली स्लीप्स विद हेलेना। वो सोचता है कि मेरा जो रिलेशन है, मेरा जो फिजिकल इंटीमेसी है वो डायना के साथ बन रही है। वो सोचता है कि डायना है कमरे में, और शर्त भी डायना यही रखती है। यहाँ पर बात ये होती है कि तुम्हें ऐसी शर्त रखनी पड़ेगी कि कमरे में मतलब बिल्कुल भी अंधेरा होगा, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, ना ही नाम पूछेंगे, इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी। ठीक है। और ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं। और यहाँ पर डायना की जगह पर कौन आ जाती है, हेलेना आ जाती है। और अननोइंगली, बर्ट्रम को नहीं पता है कि ये हेलेना है, बर्ट्रम को लगता है कि ये कौन है, डायना है। पहले वो क्या करती है, उससे रिंग मांगती है। ठीक है। क्योंकि वो कहती है कि ऐसे कैसे तुम मतलब कि जो खानदानी रिंग है उसकी डिमांड करती है। हालांकि ये स्टेटमेंट जो आपको है पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वो क्या करता है, अपनी जो रिंग है वो उसको दे देता है। एंड उसके उसके बाद क्या होता है, जो उसकी कंडीशन होती है, और इस प्रकार अपनी लगाई शर्तों को पूरा कर देता है, यानी उसके साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाता है। अब आगे चल के पता चलेगा कि जो बर्ट्रम की वाइफ है वही उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है, और जिसकी वजह से वो दोनों शर्तें जीत लेती है, और क्या हो जाता है, फिर से वो यूनाइट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हालांकि उसका जस्ट है, ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। हम एक्ट 4 पर चलते हैं। एक्ट 4 में क्या होता है, जो पैरोल्स है स्ट्रिक्ट बाय फ्रेंच सोल्जर्स इन रिवील्स हिज कावर्डनेस। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका आता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता रहता है फालतू की। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी सैनिक है वो क्या करते हैं, पैरोल्स जो है, जो उसका फ्रेंड रहता है, उसके साथ घूमता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, पैरोल्स को धोखे से उसकी कायरता उजागर करवा देती है। ठीक, उसे पकड़ लिया जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, और उसे झूठ कबूल करने के लिए क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है। ठीक, ये सब पैरोल्स के साथ होता है। उसके बाद देखिए,
his exposure humiliates his publicity and teaches Bertram a lesson अब about false friendship। अब यहाँ पर क्या है, उसको बहुत सारे लोग यानी बहुत सारे लोग बताते हैं बर्ट्रम को कि देखो तुम्हारा जो दोस्त है पैरोल ना, वो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, वो तुम्हें फूल बनाता रहता है, तुमसे झूठ बोलता रहता है। लेकिन जो बर्ट्रम है वो उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता है, और उसका जो पर्दाफाश है वो होने से उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ता है। किसको? पैरोल्स को सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ता है, और बर्ट्रम की झूठी दोस्ती और खोखली प्रतिष्ठा के बारे में सबक उसको क्या है, मिल जाता है कि किस तरह से जो है ये पीछे पड़ा हुआ था। मीनवाइल हेलेना इज बिलीव टू बी डेड। यहाँ पर मैंने आपको बताया था लोगों को लगता है कि हेलेना मर चुकी है, विच क्लियर्स द वे फॉर बर्ट्रम टू रिटर्न फ्रांस। अब ये सोच रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रांस वापस आ सकता हूँ, क्योंकि जो हेलेना है वो तो अब मर चुकी है, तो हेलेना है नहीं, और मैं घर वापस आ सकता हूँ। जब ये घर वापस आएगा तब सारी कहानी होगी, क्योंकि वहां से क्या होता है, वहां जब ये जाती है इटली फ्लोरेंस में, तो वहां से उससे मिलने के बाद ये वापस आ जाती है, और वो भी पीछे पीछे ये वापस आ जाता है। उसको पता नहीं होता कि हेलेना आई है, उसको बस ये लगता है कि मैं अपने घर अब चलता हूँ। जब वो फिर से फ्रांस वापस आती है, तो यहाँ पर जो बर्टम है प्रिपेयर टू मैरी अनदर वुमेन, वो क्या करता है, वो सोचता है कि मुझे, क्योंकि जो हेलेना है वो मर चुकी है, तो वो बोलता है मुझे अब दूसरी शादी करनी पड़ेगी, अपनी शादी की प्रिपरेशन करता रहता है। उसी समय ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग हेलेना सडनली अपीयर्स अलाइव। उसी समय हेलेना क्या है, कोर्ट में आ जाती है और सबको जो है वो जिंदा दिखाई देती है। शी प्रूव्स, वो प्रूफ कर देती है, वो जो रिंग है बर्ट्रम की वो अपने हाथ में दिखाती है कि देखो तुम्हारी रिंग मेरे पास है, एंड शी इज प्रेग्नेंट विथ हिज चाइल्ड, और उसके बच्चे के साथ वो प्रेग्नेंट है। ये दोनों ही बातें वो क्या करती है, प्रूफ कर देती है, कन्फेस कर देती है। एंड कन्फ्रंटेड विद एविडेंस बर्ट्रम एक्सेप्ट हेलेना एज वाइफ। और जब उसको ये सारी चीजें पता चल जाती है, जो भी उसकी शर्त थी वो प्रूफ हो जाती है, वो उसे अपनी वाइफ के रूप में क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। द किंग फॉरगिव्स ऑल कैरेक्टर, किंग सभी को माफ कर देते हैं, एंड द प्ले एंड्स विद द अपरेंट रिकॉन्सिलेशन। सब क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये थी स्टोरी कि एक लड़की किस तरह से अपना दिमाग लगाती है, और किस तरह से वो जो लड़का है बर्ट्रम, वो उसको हासिल कर लेती है, जिसको कि वो प्यार करती है। लेकिन वो मतलब कि एक सही तरीके से एक मॉरली जो चीज़ें हैं वो करती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी गलत काम करती है, कुछ भी झूठ बोलती है, वो ऐसा नहीं करती है। सारी चीज़ बहुत ही एथिक्स एंड मॉरल्स के साथ करती है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। अब आइए हम चलते हैं यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट कोड्स थे उस पे। ठीक, इन कोड्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि इनमें से जो कोड्स हैं वो पहली बात तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं आपके। क्या कहते हैं, कुछ कोड्स आते हैं लेकिन हमको पढ़नी सब है, तो इस वजह से हम देख लेते हैं। ये जो पैरोल्स है उसका स्टेटमेंट है, अ यंग मैन मैरिड इज अ मैन दैट्स मैरिड। वो बोलता है कि शादीशुदा युवक का जीवन जो है वो दागदार हो जाता है। ठीक, यानी अगर इंसान शादी कर लिया तो बेकार ही है। ये किसका कहना है, पैरोल्स का कहना है। उसके बाद है मेनी अ मैन्स टंग शेक्स आउट हिज मास्टर्स अनडूइंग। ठीक, ये क्लाउन बोलता है कि कई बार किसी व्यक्ति की जो जुबान है उसके मालिक के पतन का कारण बन जाती है। ठीक है, अब क्या है आगे देखिए। नेक्स्ट जो है वो लेफ्यू का कैरेक्टर है, और लेफ्यू आपने देखा ही कौन था, तो लेफ्यू के बारे में पता होना चाहिए। लवाचे का है उसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वो बोलता है एक सेकेंड, हाँ, it was a good lady and it was a good lady we may pick 1,000 shelters or we light on such another hub। वो बोलती है कि वो एक जो लेफ्यू है वो बोलता है कि वो एक अच्छी महिला थी, वो एक अच्छी महिला थी, हमें ऐसी दूसरी जड़ी बूटी मिलाने से पहले शायद 1000 मतलब कि साल चुनने पड़े, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से ही क्या कर रही थी, इलाज कर रही थी। तो उसी के बारे में जो लेफ्यू है वो बोलता है। उसके बाद देखिए, फ्रॉम लोएस्ट प्लेस व्हेन वर्च्यू थिंग्स प्रोसीड द प्लेस इज डिग्निफाइड बाई डूअर्स डीड। ठीक, अब यहाँ पर जो है वो किंग ऑफ फ्रांस का स्टेटमेंट है। वो बोलते हैं जब निम्नतम स्थान से सद्गुणों का संचार होता है, क्योंकि निम्नतम स्थान क्या है, हेलेना है, वो लो स्टेटस की है, और उसके अंदर से क्या हो रहा है, सद्गुणों का संचार हो रहा है। तो जो करता है, कर्ता के कर्म से वो स्थान सौभाग्यशाली हो जाता है। यानी जो व्यक्ति नीचे स्थान पर है लेकिन वो फिर भी सद्गुणी है, तो उसका जो स्थान है, जो उसका लो स्टेटस है, वो भी क्या हो जाता है, डिग्निफाइड हो जाता है, यानी गौरवशाली हो जाता है। तो ये कौन बोलता है, किंग ऑफ फ्रांस बोलते हैं। उसके बाद है मॉडरेट लैमेंटेशन इज द राइट ऑफ द डेड, एक्सेसिव ग्रीफ द एनिमी टू द लिविंग। ठीक, यानी वो बोलता है कि जो मॉडरेट लेमेंटेशन है, यानी अगर आप जो भी लोग मर गए हैं उनके लिए अगर आप संयमित शोक करते हो तो आपको उसका अधिकार है। ठीक, एक संयम में रहकर आप दुख प्रकट कर सकते हो, लेकिन जब आप एक्सेसिव ग्रीफ करते हो, यानी अगर आप अत्यधिक शोक करते हो, तो वो जीवितों का शत्रु है। यानी जो व्यक्ति शोक कर रहा है उसकी लाइफ भी तो बेकार हो रही है, उसकी लाइफ भी तो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो वही वो कहते हैं, जो शोक है अगर आप किसी के लिए करते हो तो वो मॉडरेट लैमेंटेशन होना चाहिए, यानी एक संयम में होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट इज इन अस टू प्लांट दाइन ऑनर वेयर बी प्लीज टू हैव इट ग्रो ग्रो। ठीक, ये किसका है, ये भी जो है किंग ऑफ फ्रांस का स्टेटमेंट है। वो बोलते हैं ये हमारा अधिकार है, हम तेरे सम्मान को उस स्थान पर स्थापित करें जहां हम उसे उगाना चाहते हैं। ठीक, जैसे मैंने बोला था ना कि वो ऑनर की बहुत बात कर रहा था, तो वही वो बोलते हैं कि मैं जब चाहूँ जिसका भी स्टेटस ऊंचा और नीचा कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो है, स्ट्रेंज इज इट दैट आवर ब्लड्स, मतलब विचित्र बात यह है कि हमारे रक्त में ऑफ कलर्स वेट हीट पावर्ड ऑल टुगेदर, यानी कि सारी चीज़ें, यानी रंग वजन गर्मी सब एक साथ मिलाए जाते हैं।
तो वे विड क्वाइट कन्फाउंड डिस्टेंस, यानी वो क्या होते हैं, फिर तब वे भेदों को पूरी तरह मिटा पाते हैं, फिर भी इतने शक्तिशाली अंतरों में खड़े रहते हैं। यानी हम सब क्या है, देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, सारी चीज़ें क्या है, लोग बहुत बहुत बातें करते हैं कि हम यहाँ हैं, हमारे अंदर ये क्वालिटी, हम इस स्टेटस के हैं, यानी इतना होते हुए भी, सब कुछ एक होते हुए, हमारे शरीर में ब्लड, सारी चीज़ें एक होते हुए भी, वजन, गर्मी, फिर भी क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब ये जो है एपिलॉग, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि आप पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में क्या है, आपका एपिलॉग है, टेम्पेस्ट में एपिलॉग है, तो इन सब में क्या है, एपिलॉग है। एपिलॉग मीन्स क्या होता है, जो प्ले के लास्ट में लाइन बोली जाती है और उसके बाद प्ले एंड होता है। प्रोलॉग होता है, प्रो मीन्स पहले, यानी कि जो लाइंस पहले बोली जाती हैं वो आपका क्या होता है, प्रोलॉग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किंग बोलते हैं द किंग्स बेगर नाउ द प्ले इज डन, यानी कि जब प्ले खत्म हो गया है, प्ले की एंडिंग हो गई है, तो जो किंग हो गए हैं वो बेगर हो गए हैं, क्योंकि क्या है, अब वो कहाँ के किंग रहे, कहीं नहीं, वो जो प्ले चल रहा है वहीं के तो किंग थे। तो इनका कहना यही है, ठीक। तो ये आपका क्या है, इनका एपिलॉग है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है, द माइटेस्ट स्पेस इन फ्यूचर नेचर ब्रिंग्स टू जॉइन लाइक लाइक्स एंड किस लाइक नेटिव थिंग्स, ठीक। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये जो हेलेना है उसका स्टेटमेंट है। वो बोलती है कि प्रकृति भाग्य में सबसे विशाल स्थान प्रदान करती है, प्रकृति जो है वो भाग्य में सबसे विशाल स्थान प्रदान करती है, जहां एक जैसी चीजें आपस में जुड़ती हैं और एक जैसी मूल चीजों को चुनती हैं, ठीक। ये किसका स्टेटमेंट है, एक्ट 1 सीन 1 का हेलेना बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आई एम नॉट अ डे ऑफ, एक मिनट, यहाँ पर आपको कट करना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट है, आई एम नॉट अ डे ऑफ सीजन, ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, वो जो किंग है ना उनका स्टेटमेंट है। वो बोलते हैं कि यानी मैं किसी सीजन की तरह नहीं हूँ, कि मैं बिल्कुल जिसे बोलते हैं यंग हो, गर्मी हो, जोशीला हो, वैसा नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ, फॉर दाउ मेस्ट सी अ सनशाइन एंड अ हेल इन मी एट वंस, यानी एक ही समय में आप क्या कर सकते हो, मेरे अंदर जो है वो सनशाइन भी देख सकते हो और मेरे अंदर हेल भी देख सकते हो एक ही समय पे। यानी वो बता रहे हैं कि मेरी जो अवस्था है वो बूढ़ी हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ये किंग ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का स्टेटमेंट है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने बहुत बार करेक्ट किया, ट्रस्ट मी, मैंने दो घंटे से ज़्यादा टाइम लगाए हैं। ये जो पीडीएफ एक बार बन जाता है तो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी करेक्ट नहीं होता, तो ये करेक्ट नहीं हुआ है मुझसे, तो इसका आप नाम काट करके लिख लीजिएगा कि ये किंग ऑफ फ्रांस का स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ग्रेट फ्लड्स हैव flown from the simple sources and great seas have dried when miracles have बाय द ग्रेटेस्ट बीन डिनाइड। ये कौन बोलता है, हेलेना बोलती है। वही बात जो मैंने आपको अभी बताया नहीं था कि लोग क्या करते हैं जब महान ऊंचे स्थान पर होते हैं, यानी भयंकर जल प्रलय साधारण स्रोतों से भी उत्पन्न हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो ग्रेट फ्लड है, जो महान जल प्रलय आए हुए हैं, वो सिर्फ बड़ी बड़ी कोई त्रासदी आई हो तभी नहीं। जो सिंपल सोर्स होते हैं, जब नदियां हैं वो भी उफान पर अगर हो जाती हैं, अपने छोटी सी नदी भी अगर अपने उफान पर आ जाए तो क्या होता है, ग्रेट फ्लड हो सकता है। तो वही वो बोल रही है कि ऐसा नहीं है कि जो भयंकर जल प्रलय हुए हैं वो साधारण स्रोतों से उत्पन्न नहीं हो सकते, साधारण स्रोतों से भी उत्पन्न हुए हैं। और जब महानतम लोगों ने चमत्कार को नकार दिया है तो विशाल सागर सूख गए हैं। यानी जो मिरेकल है उसको आप क्या कर सकते हो, बड़े से बड़े लोग मिरेकल पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, तब क्या है, जो सागर है, जो ग्रेटेस्ट सी है, वो क्या है, ड्राइड, सूख जाता है। यहाँ पर वो अपनी, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है ना, कि बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज हो गया, अब तुम क्या ही कर लोगी, लोग बोलते हैं। तो वही वो कहती है कि कई बार बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर पाते वो छोटी सी चीज़ काम कर देती है, ठीक। तो ये चीज़ वो बोलती है, हेलेना का स्टेटमेंट है। उसके बाद है, दे से मिरेकल्स आर पास्ट एंड वी हैव आवर फिलोसफिकल पर्सन्स टू मेक मॉडर्न एंड फेमिलियर थिंग्स सुपर नेचुरल एंड कॉजलेस, ठीक है। लोग कहते हैं कि चमत्कार जो है अब बीते जमाने की बात है, यानी दे से, लोग कहते हैं, दे मीन्स लोग कहते हैं, मिरेकल्स आर पास्ट, यानी जो मिरेकल्स हैं, जो चमत्कार हैं, वो बीते जमाने की बात है। यानी पुराने समय में ये सब कुछ हुआ करता था, अब तो क्या है, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े मेडिसिन बनी हुई हैं, तो इन चमत्कारों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। अब वो बोलता है कि लोग कहते हैं कि चमत्कार जो है वो बीते जमाने की बात हो गई है और हमारे पास ऐसे दार्शनिक हैं जो आधुनिक और परिचित चीजों को अलौकिक और अकारण बना देते हैं, ठीक। ये किसका स्टेटमेंट है, लेफ्यू का स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक। कंफ्यूज नहीं है होंगे, हेलेना का नहीं है, लेफ्यू का है। उसके बाद जो है, आई नो आई लव इन वेन, ठीक। अब यहाँ पर वो क्या कहती है, उसको विश्वास हो जाता है कि देखो काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसको लगता है कि मैं तो व्यर्थ ही प्यार करती हूँ, आई नो, मैं जानती हूँ, आई लव इन वेन, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं, मेरा जो प्रेम है वो व्यर्थ ही है, क्योंकि वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद वो बोलती है कि मैं आशा के विरुद्ध संघर्ष कर रहा हूँ, यानी कि एक होप भी तो होती है कि चलो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा कर लूँगी या ऐसा हो जाएगा तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो होप होती है ना, मैं उसके विरुद्ध भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आशा तक भी नहीं है कि वो मुझे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर भी इस कठिन और अभेद परीक्षा में मैं अपने प्रेम का जो जल है वो उड़ेलती रहूंगी और खोने से नहीं हिचकिचाऊंगी, यानी मैं डरूंगी नहीं और हर समय मैं उसे पाने का क्या है, प्रयत्न करती रहूंगी, ठीक है।
माई ऑनर सच अ रिंग, माई चैस्टिटी, ये वो वाली बात है, डायना बोलती है। ठीक, मतलब डायना का स्टेटमेंट है माई ऑनर्स। ठीक, ये बर्टन से बोलती है, वो बर्टन से क्या करती है, अपनी रिंग मांगती है। ठीक, बर्टन से बोलती है कि तुम मुझे ये जो तुम्हारी खानदानी रिंग है ये मुझे दे दो, तुम्हारी जो अनमोल अंगूठी है दे दो। तो वो नहीं देता है, तो फिर वो ये बोलती है कि तुम्हारी जो अंगूठी है ना, बिल्कुल उसी तरह मेरी जो चैस्टिटी है, यानी मेरा जो कैरेक्टर है, यानी मेरी जो पवित्रता है वो है, तो उसे भी मैं नहीं खोल सकती। वो बोलती है कि मेरी प्रतिष्ठा एक अनमोल अंगूठी की तरह है, जिस तरह तुम्हारी ये अंगूठी है अनमोल है, खानदानी है, उसी तरह जो मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा कैरेक्टर है, मेरी चैस्टिटी है, वो भी क्या है, मेरे घर का गहना है। ठीक है, और जो कई पूर्वजों से मुझे विरासत में मिली हुई है, तो मैं उसे ऐसे ही कहने पर, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो सकती। यहाँ पर वो अपनी चैस्टिटी को प्रूव कर रही है कि मेरी चैस्टिटी भी तुम्हारी, मतलब तुम्हारी ये जो अदनी सी रिंग है ये बहुत ज़्यादा कीमती हो गई, और मेरी जो चैस्टिटी है, मेरा कैरेक्टर है, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो वो वहाँ पर उसकी क्या है, इंपॉर्टेंस को बताती है। तो डायना टू बर्ट्रम का स्टेटमेंट है ये, डायना जो है वो बर्ट्रम से बोलती है। उसके बाद हुज स्किल वॉज ऑलमोस्ट एज ग्रेट एज हिज ऑनेस्टी। ठीक है, ये जो काउंट ऑफ रोजेलियन है, यानी कि जो उसकी मदर होती हैं, वो बोलती हैं कि उसकी जो क्या कहती है, ये उसके फादर के बारे में बोलती है कि, यानी कि मतलब हेलेना के फादर के बारे में, कि हेलेना के फादर जितने ईमानदार थे ना, वो उतने ही ज़्यादा महान भी थे। यानी उनकी महानता, यानी उनकी प्रसिद्धि, उनकी दवाइयाँ इतनी काम करती थी, वो इतने ग्रेट भी थे, और ऑनेस्टी भी उनकी सेम ही थी। ये है नेक्स्ट जो है हेलेना का है, द हिंड दैट वुड बी मैच्ड बाई द लॉयन मस्ट डाई फॉर लव। ठीक है, ये हेलेना बोलती है। हेलेना क्या बोलती है, ये मतलब वो दिखाती है कि जो बर्ट्रम है वो किसकी तरह है, वो लॉयन की तरह है, वो शेर की तरह है, और उसका जो प्यार है वो किसकी तरह है, वो बिल्कुल एक जिसे बोलते हैं छोटे से हिरन की तरह है। वो बोलती है कि खैर चलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करते, बस इतना आप जान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, द हिंड दैट वुड बी मैच्ड बाय लॉयन मस्ट डाई फॉर लव। ठीक, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला है, हेलेना ने बोला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। आवर रेमेडीज ऑफ्ट इन आवर सेल्फ डू लाई विच वी एस्क्राइब टू हेवन। वो बोलती है कि हमारी जो परेशानियां हैं ना, उन परेशानियों की जो रेमेडी है, जो इलाज है, वो हमारे ही अंदर होती है, बल्कि हम उसको कहाँ पर, भगवान के पास इधर उधर दौड़ते रहते हैं, दूसरों से पूछते रहते हैं, भगवान से विनती करते रहते हैं कि इसका इलाज बताओ। लेकिन इसका जो इलाज होता है ना, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, अगर आप शांत होकर, शांत मन से उनके बारे में सोचो, तो उसका जवाब, उसका आंसर, उसकी रेमेडी आपके अंदर ही होती है। ये हेलेना का स्टेटमेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है, किंग ऑफ फ्रांस बोलते हैं ऑल येट सीम्स वेल। ठीक, ये इनका लास्ट जो लाइन है उसी के अंतर, एपिलॉग के अंतर्गत ही आता है। वो बोलते हैं कि ऑल येट सीम्स वेल एंड इफ इट एंड सो मीट द बिटर पास्ट मोर वेलकम इज द स्वीट। ठीक, ये उनका लास्ट वाला है कि वो लास्ट में जब वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं उसी समय बोलते हैं कि सब कुछ अभी भी ठीक लग रहा है, और अगर अंत इतना सुखद है तो कड़वा अतीत मीठे अतीत से कहीं अधिक सुखद होता है। यानी अगर आपका लास्ट, यानी जो ये जो टाइटल है उसको जस्टिफाई कर रहा है, ये टाइटल को जस्टिफाई कर रहा है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। यानी अगर आपका अंत अच्छा हो जाता है तो आपका जो रास्ता है वो चाहे सुखद रहा हो, चाहे कितना भी कठिन रहा हो, वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, यानी आपका मीठे अतीत से भी ज़्यादा अच्छा आपका जो खतरनाक अतीत होता है, बेटर जो पास्ट है वो होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी मंजिल है वो मिल गई। सपोज दैट हमारा जो क्या कहते हैं कि टारगेट है वो टीजीटी है। अगर आपने टीजीटी क्वालिफाई कर लिया, टीजीटी क्वालिफाई कर लिया, तो रास्ते कितने भी मुश्किल भरे रहे हो, डजंट मैटर, अल्टीमेटली आपको जो आपकी मंजिल है वो मिल जाएगी। तो सब कुछ क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, और भी ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा, मतलब सॉरी, और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये जो स्ट्रगल आपने जिए हैं ना, अगर किसी की स्मूथफुल लाइफ है उसे ये चीज़ मिलती है तो उसके उतने मायने नहीं होते। जैसे हमने पढ़ा था जो एमिली डिकिंसन का वर्क था, तो उसी तरह से जब कोई मुसीबत से आकर इन चीज़ों को प्राप्त करता है तो उसके मायने क्या हैं, और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये था आपका जो है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसमें जो है एक कोट है वो और रह गई है, तो उसको मैं आपको जो है वो बता देती हूँ अपने नोट से लेकर, उसको आप नोट कर लीजिएगा। एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिख लीजिए, जैसे द वेब ऑफ आवर लाइफ, द वेब ऑफ आवर लाइफ, एक ही बताऊंगी, ठीक, और ज़्यादा नहीं है, एक दो ही बताऊंगी। द वेब ऑफ आवर लाइफ इज ऑफ अ मिंगल्ड यॉर्न। क्या है, मिंगल्ड यॉर्न, मिंगल्ड यॉर्न, गुड एंड इल, गुड एंड इल, ये एंड है, ठीक है, गुड एंड इल टुगेदर। ठीक है, टुगेदर। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। ये जो स्टेटमेंट है वो किसका होता है, फर्स्ट लॉर्ड का होता है। ठीक, लॉर्ड का स्टेटमेंट होता है। ये वो बोलते हैं कि हमारा जो जीवन है ना, वो धागा रूपी अच्छाइयों और बुराइयों से क्या है, बना हुआ है। यानी हमारे जीवन में आपको गुड चीज़ें भी मिल जाएंगी, अच्छाइयाँ भी मिल जाएंगी, बुराइयाँ भी मिल जाएंगी, इसी का मिंगल है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। बाकी एक और बता देती हूँ, बस ऐसे ही सुन लीजिए। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल स्टिल द फाइंस द क्राउन वॉट एवर द कोर्स द एंड इज रेनाउंड। लिख ही देती हूँ, ये हेलेना का स्टेटमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो। ये एक दो कोर्स जो है वो छूट गई थी। ऑल्स वेल दैट
ends well, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि ये जो है ये टाइटल को जस्टिफाई कर रही है, ठीक। तो पूछी जा सकती है द पॉइंट्स द क्राउन वॉट एवर, भाई पेन मत रुको, वॉट एवर द कोर्स, द whatever the course, the end is renowned, the end is renowned, ठीक है। तो ये जो है ये भी किसका है, हेलेना का स्टेटमेंट है, हेलेना का स्टेटमेंट है, एक्ट 4 सीन 4 में बोलती है, एक्ट 4 सीन 4 का स्टेटमेंट है, ठीक कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, द फाइंस क्राउन वॉट एवर द कोर्स, यानी कुछ भी रास्ते रहे हो, कुछ भी कोर्स रहा हो, लेकिन अगर एंड रिनाउंड है तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेहतर होती हैं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो 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 वेरी मच।